पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली के मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए सूद समेत वसूलने के निर्देश दे चुके हैं। उपराज्यपाल का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन जिसकी कीमत आम आदमी पार्टी से वसूली जाए। हम देखा करते थे पिक्चरों के अंदर जिन्ने इलाही, होशियार, खबरदार, औरंगजेब जो है आ रहे हैं और अब वो अपना फरमान सुनाएंगे। उस तरीके की हालत जो है आज दिल्ली के अंदर हो गई है कि जिनके पास कोई पावर नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप को शहंशाह समझ के दिन रात इलीगल ऑर्डर्स जो है पास कर रहे हैं, जिसकी कोई वैल्यू जो है कानून की निगाह में नहीं है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर आम आदमी पार्टी का ये गुस्सा इसलिए कि उन्होंने मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि दिल्ली सरकार ने सरकारी विज्ञापनों की आड़ में जो राजनीतिक विज्ञापन दिए उनका 97 करोड़ रुपए सूद समेत आम आदमी पार्टी से वसूला जाए। अप्रैल 2016 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सभी सरकारी विज्ञापनों का कंटेंट रेगुलेट करने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बनाई जिसको CCRGA नाम दिया गया। केजरीवाल सरकार के 1.5 साल में दिए गए सभी विज्ञापनों को अगस्त 2016 में इस समिति के पास भेजा गया। केंद्र सरकार की समिति ने इसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन पाया और दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय को इन विज्ञापनों का खर्च आम आदमी पार्टी से वसूल करने का निर्देश दिया। सारा मामला 2016 में उस वक्त के उपराज्यपाल नजीब जंग के समय शुरू हुआ। 2017 में अनिल बैजल के उपराज्यपाल रहते हुए मामला खूब उछला, फिर ठंडे बस्ते में चला गया। अब 5 साल बाद उपराज्यपाल VK सक्सेना ये मामला उठा रहे हैं। LG साहब को कोई कानून की समझ नहीं है, कोई लोक लाज नहीं बची कि जो चीज आंखों से बिल्कुल सामने दिख रही है कि हर राज्य सरकार उस तरीके के विज्ञापन हर राज्य के अंदर टीवी में और अखबारों में दे रही है, उस मामले को जो कब का कई साल पहले दफन हो चुका, उसको निकाल के सिर्फ नकली हेडलाइंस के चस्के में भारतीय जनता पार्टी के LG साहब ये काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी हर वो षड्यंत्र कर रही है जिससे दिल्ली वालों को परेशान किया जा सके। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 7 सालों में 2000 करोड़ से ज्यादा दिल्ली सरकार के खजाने से दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा अपने प्रचार पर लुटाया है। मैं पर्सनली दिल्ली के ऑनरेबल LG को मिला, मैंने उनको लिखी शिकायत दी। उसी शिकायत पर उन्होंने डायरेक्टर विजिलेंस से इसकी जांच कराई और मैं कह सकता हूं कि दिल्ली सरकार के खजाने में 97 करोड़ रुपया नहीं आएगा बल्कि 400 करोड़ रुपया आएगा। अब सवाल यह है कि यहां से आगे होगा क्या? तो होगा यह कि अगर उपराज्यपाल अपने इन आरोपों को लेकर गंभीर हैं और चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए सूद समेत वसूले जाएं, तो उनको या फिर मुख्य सचिव को अदालत जाना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो मामला राजनीतिक है, बयानबाजी चलती रहेगी, जैसे पहले चली थी ऐसे आगे भी चलती रहेगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सरकार और विपक्ष में चले आरोप प्रत्यारोप के बीच विपक्ष ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जमीन आवंटन में घोटाला करने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने की मांग की। इसके अलावा महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर भी प्रदर्शन जारी रहा। मंगलवार सुबह विधानसभा सत्र से पहले विपक्ष और सरकार के विधायकों का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। विधानसभा के अंदर भी सीमा विवाद को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया, तो वहीं
उद्धव ठाकरे के विधान भवन पहुंचने पर एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी एग्रेसिव रहे हैं। हमारे ही देश के दो राज्य झगड़ रहे हैं। जो झगड़ा सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए वो आप देख रहे हो रास्ते पे हो रहा है। वहाँ की जनता त्रस्त है और यहाँ के जो हमारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल सीएम है उस पर बात ही नहीं करना चाहते। डर के हिसाब से वो कुछ बात ही नहीं कर रहे। तो यही बात है कि महाराष्ट्र सुनना चाहता है कि उनका स्टैंड क्या है। अरे वो लोग जो दर दिन 50 खोके एकदम ओके बोल रहे थे, उनको जवाब दिया हम लोग 50 आमदार एकदम ओके है, बाकी सब तुम भोके है, वो घर में बिठाया है, अभी घर पे बिठा रहो। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधान भवन तो पहुंचे लेकिन विधान परिषद में शामिल नहीं हुए। इस बीच विपक्ष ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जमीन आवंटन में घोटाला करने का आरोप लगाया। विपक्ष का आरोप है कि 2021 में बतौर शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की 5 एकड़ जमीन जो झुग्गियों के पुनर्विकास के लिए थी उसे 16 बिल्डरों को दे दिया। जमीन की कीमत 83 करोड़ है लेकिन बिल्डरों को सिर्फ 2 करोड़ में दी गई। नहीं, हमने तो जो मांग की है वो हमारे अपनी पॉलिटिकल मांग नहीं है, वो जनता की मांग है। क्योंकि ऐसी व्यक्ति अगर उस अधिकार पर बैठे रहे तो एक गलत फैसला, अब तक गलत है या नहीं है, अगर गलत नहीं होता तो जो उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा तो उसको रद्द क्यों किया, कैंसिल क्यों किया। तो ऐसी व्यक्ति अगर बैठी रही तो राज्य का नुकसान होगा। स्वाभाविक है, जैसे अनिल जी ने बताया कि पहले जब भी आरोप हुए हैं मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। विपक्ष के आरोपों को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बेबुनियाद बताया। झूठ का पहाड़ ये कभी काम नहीं आता। सच का पत्थर भी झूठ के पहाड़ को ध्वस्त कर देता है। ये उद्धव जी ने ध्यान में रखना चाहिए। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत से पहले विपक्ष की ओर से एक बैठक की गई, जिसके बाद विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगहों पर महाविकास आघाड़ी के नेता आक्रामक नजर आए। महाविकास आघाड़ी के नेताओं के निशाने पर अब खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित कई नेता अब उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नागपुर से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल का ट्विटर हैंडल इन दिनों अपने ट्वीट्स को लेकर चर्चा में है, क्योंकि ऐसा आरोप है कि इस हैंडल से यूपी बीजेपी के कई नेताओं को अभद्र भाषा में जवाब दिया जा रहा है। यूपी बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये सब अखिलेश यादव के इशारे पर हो रहा है। इस ट्विटर हैंडल ने बायो में खुद को समाजवादी पार्टी का आधिकारिक मीडिया सेल बताया है। साथ ही एक ट्वीट पिन किया है जिसमें महाभारत की विदुर नीति का एक श्लोक लिखा गया है, शटे शाट्यम समाचारेत, यानी दुष्ट के साथ दुष्टों जैसा व्यवहार। इस ट्वीट को पिन करने के बाद से इस हैंडल के जरिए यूपी बीजेपी के कई नेताओं की जमकर क्लास लगाई जा रही है। जरा इस हैंडल द्वारा किए गए कुछ ट्वीट्स पर नजर डाल लेते हैं। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने एक ट्वीट में आजम खान का एक पुराना वीडियो शेयर किया, जिसमें वो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन्हें सपा मीडिया सेल ने करारा जवाब देते हुए किन्नर पुत्र कह डाला। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जब मीडिया सेल के इस हैंडल के खिलाफ उतरे तो उन्हें इस हैंडल के जरिए दलाल बता दिया गया। ऐसे कई ट्वीट हैं जिनकी भाषा को लेकर बीजेपी के कई नेता तमतमाए घूम रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि ये सब सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इशारे पर किया जा रहा है। आज पूरी समाजवादी पार्टी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जो अखिलेश यादव की इन गलतियों को पॉइंट आउट करे कि अखिलेश यादव की ये टिप्पणियां अब विधि की परिधि को पार कर रही है। अखिलेश यादव जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो किसी के परिजनों पर, किसी के वृद्ध माँ बाप पर अगर गाली गलौज की टिप्पणियां करके इसको समाजवाद मान रहे हैं तो ये अखिलेश यादव को भारी पड़ेगा। खराब भाषा के प्रयोग को लेकर इस हैंडल द्वारा सफाई देते हुए लिखा गया है कि जब देश प्रदेश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग अपनी पद की मर्यादा भूलकर नमूना, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड या टोटी चोर या दीदी ओ दीदी या फेक वीडियो शेयर करके जनता को गुमराह तथा विपक्षियों पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं तो एक न एक दिन बूमरैंग की भांति बैना वापस होना ही था।
हम लोग भाषाई गरिमा को समझते हैं, हम हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, लेकिन उन लोगों से, उस भारतीय जनता पार्टी से आप भाषाई सुचिता, भाषा की मर्यादा कैसे सीख सकते हैं? जिस भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता ने ये कहा हो कि उनकी गर्लफ्रेंड 50 करोड़ की है, जो लोगों के गर्लफ्रेंड के, किसी के पत्नी के, किसी के बहन की कीमत लगाएं, उनसे आप भाषा कैसे सीख सकते हैं? इस ट्विटर हैंडल के खिलाफ लखनऊ में 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। हालांकि दोनों ही मामलों में पुलिस अभी जांच कर रही है। अब राजनीतिक लड़ाई जमीन से ज्यादा सोशल मीडिया पर लड़ी जाती है। सपा के कुछ नेताओं का कहना है कि बीजेपी के हर छोटे नेता कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव को टोटी चोर तक बोला है, तो अब बीजेपी की भाषा में उनको जवाब दिया जा रहा है। तो फिलहाल भाषाई मर्यादा बना के रखना जरूरी है, चाहे वो जमीन पर लड़ाई हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर लड़ाई हो। लेकिन फिलहाल जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि उनको नहीं पता कि ये हैंडल कौन चला रहा है। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बाजार में सब्जियों के दाम कम होने से उपभोक्ता तो खुश हैं, लेकिन कई राज्यों के किसान परेशान हैं। मंडियों में पत्ता गोभी, टमाटर, आलू और प्याज के दाम 2 रुपए किलो से 10 रुपए किलो हैं। इसके चलते किसानों को इन फसलों की लागत तक नहीं मिल पा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक के किसान परेशान हैं। देखिए रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हापुड़ के तातारपुर गांव के किसान विपिन त्यागी 12 बीघे में लगाए पत्ता गोभी के खेतों पर ट्रैक्टर चला रहे हैं। पत्ता गोभी की इस खेती में उनकी लागत करीब 1 लाख रुपए लगी, लेकिन अब मंडी में 10,000 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। पत्ता गोभी इस वक्त मंडी में 1 से 2 रुपए किलो बिक रही है, तो मंडी ले जाने का कोई मतलब ही नहीं है। जो पैसा लगाया वो भी वापसी नहीं आ रहा, बचत तो बाद में होगी, तो इसलिए मजबूरी में ही हमको जोतना पड़ रहा है। मंडी में बिक रहा है इस टाइम 40 रुपए से लेकर 100 रुपए तक माल, और इस पे 100 रुपए ही मंडी तक ले जाने का खर्चा आ जाता है, तो क्या करें, जोतना ही पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में विपिन त्यागी जैसे हजारों किसानों को इस साल पत्ता गोभी की खेती में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बागड़पुर गांव के किसान जितेंद्र भी 24 बीघे के पत्ता गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चलवा रहे हैं। वहाँ बिकता भी नहीं और 60-70 में इसमें उससे ज्यादा हमारी लागत आ रही है ले जाने की, और कट्टा है 40 रुपए लेबर का खर्चा है कटाई का ही। जब कटाई भी नहीं मिल रही इसमें तो क्या कर ले जाए। लागत हमारी 200-250 रुपए बैठ रही है कट्टे कम से कम, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, इसे उजाड़ कर दूसरी फसल बोएंगे। दिल्ली के बाजार में इस वक्त पत्ता गोभी 7 रुपए किलो है, जबकि बैगन 18 रुपए किलो, फूल गोभी 25 रुपए किलो, टमाटर 20 रुपए और आलू प्याज 25 रुपए किलो है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस साल आलू के किसानों को भी खासा नुकसान हो रहा है। आलू के दाम मंडी में 10 से 12 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि कर्नाटक के किसानों को टमाटर का भाव महज 5 रुपए किलो मिल रहा है और प्याज के दाम 4 रुपए से 20 रुपए किलो तक। जानकारों का कहना है कि पिछली बार सब्जियों के भाव अच्छे मिलने से इस बार किसानों ने सब्जियां ज्यादा उगाई। इसके चलते उपभोक्ताओं को सब्जी सस्ते में मिल रही है, जबकि किसान बड़ी तादाद में बर्बाद हो रहे हैं। डिमांड और सप्लाई में इन्हीं अनिश्चितताओं के चलते लाखों किसानों के लिए खेती और किसानी घाटे का सौदा साबित हो रहा है। यही वजह है कि तमाम सारे किसान संगठन सब्जियों पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने की मांग कर रहे हैं। केरल ने 16 सब्जियों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू किया है और उसके नतीजे ये रहे हैं कि उनके यहाँ सब्जियों की पैदावार बढ़ी है। हापुड़ से अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।